हेलो फ्रेंड्स, ये पीटी 365 अपडेटेड मटेरियल जो 2 आया है उसका एग्रीकल्चर वाला पार्ट है। तो फर्टिलाइज़र सब्सिडी सबसे पहला टॉपिक है। तो अभी रिसेंटली सब्सिडी दी है गवर्नमेंट ने, इंक्रीज़ कर दी है डाई अमोनियम फॉस्फेट के लिए। जो फर्टिलाइज़र है उसके लिए सब्सिडी उन्होंने इंक्रीज़ कर दी है। पहले 500 पर बैग था, अब 1200 पर बैग कर दिया है। और इंक्रीज़ कितने से किया है? 140% से। ठीक है, नाउ कम टू फर्टिलाइज़र सेक्टर हमारे इंडिया में कैसे वो होता है। तो सबसे पहले इंडियन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की अगर बात करें तो 2 कैटेगरीज में वो डिवाइडेड है न्यूट्रिएंट कंपोजिशन के बेस पे, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र एंड फॉस्फेटिक एंड पोटाश फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो देखते हैं नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो यूरिया आता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आता है, अमोनियम नाइट्रेट आता है, अमोनियम सल्फेट आता है, एनहाइड्रस अमोनिया आता है एंड अदर नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। ठीक है, और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में मोनो अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट एंड ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। एंड पोटाश फर्टिलाइजर की अगर बात करें तो म्यूरेट ऑफ पोटाश एंड अदर पोटाश फर्टिलाइजर्स जो हैं ये सब आते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर एसबीआई की रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट इंडस्ट्री है प्रोडक्शन में फर्टिलाइज़र की, और 2nd लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। तो ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट है वर्ल्ड में प्रोडक्शन के बेसिस पे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में, और कंजम्पशन पे 2nd लार्जेस्ट है। ठीक है, और अब आते हैं फर्टिलाइज़र सब्सिडी। 2 टाइप की सब्सिडी होती है। एक तो पहले यूरिया के लिए जो सब्सिडी देते हैं जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, ठीक है, स्टैट्यूटरी प्राइस पे देते हैं। ये जो है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी से बाहर है यूरिया सब्सिडी। और एक नॉन यूरिया सब्सिडी होती है जो कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में आती है, जहाँ पे पर जो फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, फिक्स रेट ऑफ सब्सिडी दी जाती है अनाउंस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए अलग, फॉस्फेट के लिए अलग, पोटाश के लिए अलग, सल्फर के लिए अलग, और गवर्नमेंट इसको एनुअल बेसिस पे अनाउंस करती है। ठीक है, अगर एनबीएस की बात करें तो एमआरपी जो है वो कौन फिक्स करते हैं? रीजनेबल रेट्स पे फिक्स होता है। ठीक है, वो जो फर्टिलाइज़र्स और मैन्युफैक्चरर्स मार्केटर्स हैं उनको अलाउ किया गया है कि वो एमआरपी फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद जो है गवर्नमेंट जो है सब्सिडी प्रोवाइड करेगी उनको। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी आप याद कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर आती है, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी प्रोवाइड किया है सब्सिडी फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर्स को और इम्पोर्टर्स को, कि फार्मर्स जो है अफोर्डेबल प्राइस में जो है सब्सिडी जो है वो जो यूरिया है या फिर फर्टिलाइजर से उनको खरीद सके। बिफोर 2018 के पहले अगर बात करें तो कंपनीज जो थी रिम्बर्स करती थी आफ्टर मटेरियल वॉज डिस्पैच। ठीक है, जब मटेरियल डिस्पैच हो जाता था उसके बाद कंपनी जो है वो रीइम्बर्स करती थी। ठीक है, बट 2018 में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आया, इंट्रोड्यूस किया गया, तो जिसके कारण जो है अब गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज़ हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से उनके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, सब्सिडी चली जाती है, और रिटेलर्स जो हैं उनको रीइम्बर्स करते हैं वीकली आफ्टर एक्चुअल सेल ऑफ टू द फार्मर। जैसे ही फार्मर को सेल करते तब वो रीइम्बर्स करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सब्सिडी जो है डायरेक्टली वो फार्मर्स को नहीं देते, वो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र के उनको देते हैं। अब इश्यूज़ क्या है यूरिया के साथ? तो यूरिया जो है लार्जेस्ट सब्सिडी रिसीव करती है। ठीक है, और यूरिया जो है मोस्ट फिजिकली कंट्रोल्ड है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है उनको 5 तरीके से कंट्रोल करती है। पहले कंट्रोल्ड एमआरपी, ऑब्वियसली वो जो एमआरपी है उसको कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। फिर सब्सिडी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को देती है कॉस्ट प्लस बेसिस पे, और कंसाइनमेंट स्पेसिफिक होता चाहिए। कंसाइनमेंट स्पेसिफिक सब्सिडी देती है इंपोर्टर्स को। और फिर जो भी इंपोर्टर्स कैनलाइज्ड इंपोर्ट करती है कि सिर्फ 3 एजेंसीज जो हैं वो अलाउड हैं कि वो यूरिया इंपोर्ट कर सकती हैं, और जो मूवमेंट होता है वो डायरेक्टेड होता है। गवर्नमेंट जो क्या करती है मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स को बोलती है कि कितना जो है इंपोर्ट आपको करना है और कितना यूरिया सेल करना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इन 5 तरीक़ों से यूरिया सब्सिडी को कंट्रोल करती है, यूरिया सेक्टर को। ठीक है, नाउ इकोनॉमिक सर्वे ने 2015-16 में बात की है कि इतना यूरिया कंट्रोल होने की वजह से बहुत सारा यूरिया जो है स्मगल्ड वगैरह होता है। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज़ में 24% यूरिया जो है वो इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर्स के पास है, और 24% जो है वो जनरली लार्जर फार्मर और रिचर फार्मर कंज्यूम करते हैं। फिर 1 प्रोडक्ट 1 प्राइस प्रिंसिपल भी डिफाइज होता है। ऑब्वियसली आप यूरिया के लिए अलग अलग यूरिया के लिए एक फिक्स्ड स्टैट्यूटरी वो कर रहे हो, तो जिसके लिए आप फार्मर्स और इनको अलग अलग ट्रीट कर रहे हो। तो 1 प्रोडक्ट 1 प्राइस प्रिंसिपल वो होता है कि आप एक प्रोडक्ट के लिए सिर्फ सेम प्राइस लगा सकते हैं, अलग अलग प्राइस नहीं लगा सकते। ठीक है, फिर स्टेप्स क्या क्या लिए हैं?
न्यू यूरिया पॉलिसी आई 2015 में, जो कि इंडिजीनियस जो यूरिया प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए नीम कोटेड यूरिया मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने कि जितने भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो नीम कोटेड यूरिया ही मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है। गैस पूलिंग में डोमेस्टिक गैस को पूल किया और मिक्स किया उसको रीगैसिफाइड लिक्विड नाइट्रोजन गैस से, जो कि नेचुरल गैस प्रोवाइड करेंगे। नेचुरल गैस जो है यूनिफॉर्म प्राइस में प्रोवाइड करेंगे कि आप यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में आप सारे नेचुरल ग्रेड्स यूज़ करो। सॉइल हेल्थ कार्ड की अगर बात करें तो कार्ड जो है सॉइल के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कंटेन करता है, जिसमें 12 पैरामीटर्स आते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंडरी करंट, ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और ऑर्गेनिक कार्बन, ये सब मेजर करता है। और ये भी बताते हैं कि कितना डोसेज लेना चाहिए आपको फर्टिलाइज़र का, कि अपने फार्म सेक्टर में कितना लगाना चाहिए, और सॉइल अमेंडमेंट्स भी करते हैं। ठीक है। नाउ कम टू रिलेटेड न्यूज़, तो उसमें नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी अभी साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है जीन्स टू इम्प्रूव फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी इन राइस। ठीक है। तो नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी वो होती है कितना फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आप यूज़ करते हो, जो कि एब्जॉर्ब प्लांट जो है हमारा वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको यूज़ कर लेता है। ठीक है। दैट इज़ नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी। प्लांट जो है वो नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि वो उनके ग्रोथ के लिए, उनके डेवलप के लिए, और वो बहुत सारे यूजेबल प्रोडक्ट्स भी के में भी यूज़ होता है। नाइट्रोजन जो है जो एटमॉस्फेयर पे अवेलेबल है, आई होप आपको पता होगा, जो भी एटमॉस्फेयर पे नाइट्रोजन अवेलेबल वो डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता, उसका इनडायरेक्ट फॉर्म उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद यूज़ किया जाता है। तो नाइट्रोजन जो है बहुत सारे फर्टिलाइजर्स के थ्रू जो है प्लांट्स को दिया जाता है। नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी जो है फॉर सीरियल प्रोडक्शन के लिए भी बहुत कम रखी गई है। सीरियल क्रॉप्स जो है 69% ऑफ टोटल कंजम्पशन जो है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का करते हैं इन कंट्री, और राइस जो है टॉप करता है। ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड that is called फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन इंडिया। नाउ कम टू इंडियाज़ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। तो इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट अभी $41.8 बिलियन हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। ठीक है। इंडिया जो है नेट एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का 1991 से ही, जैसे ही हमारा LPG रिफॉर्म हुआ था तभी से इंडिया जो है नेट एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। ठीक है। इंडिया इसका टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बास्केट जो है वो 2.5% फॉर अ लिटिल ओवर 2.5% है वर्ल्ड के एग्रीकल्चर ट्रेड से। मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है USA, सऊदी अरेबिया, ईरान, नेपाल, बांग्लादेश, और मेजर जो कमोडिटीज़ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की जाती हैं सबसे मरीन प्रोडक्ट, बासमती राइस, बफेलो मीट और ये सब है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या होता है, तो हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट राइस होता है, उसके बाद मरीन प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पाइसेस होता है, फिर बफेलो मीट, देन शुगर। ठीक है। याद कर लीजिए, 5 तो आपको याद ही होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राइस सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, फिर मरीन प्रोडक्ट, देन स्पाइसेस, देन बफेलो मीट एंड देन शुगर। ठीक है। तो दीज आर द एक्सपोर्ट क्या क्या होते हैं सबसे पहले। अब इंटरवेंशन दैट प्रोमोटेड रीसेंट स्पाइक, क्यों अभी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इतना बढ़ा, क्योंकि ऑब्वियसली पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू प्रॉब्लम्स जो हैं जो अफेक्ट कर रही थी बासमती राइस को, जो भी पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू प्रॉब्लम दैट अफेक्टेड द एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस, तो वो सब ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है। प्रोडक्ट्स जो है न्यू मार्केट में उनका एक्सपेंशन हुआ है, अपॉर्चुनिटीज़ हमारी कोविड-19 के कारण। ठीक है। और डिमांड जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की राइज हुई है। फिर आते हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर। ये कहाँ खुला है? पुणे में खुला है। ये इंडिया का पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर है, जो कि महाराता चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर और नाबार्ड ने मिलकर खोला है। इसका एम क्या है कि एग्रीकल्चर और फूड एक्सपोर्ट को बूस्ट करना महाराष्ट्र में, और वन स्टॉप डेस्टिनेशन प्रोवाइड करना सारे पॉसिबल जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको, और एट ऑल पॉसिबल असिस्टेंस। ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। नाउ कम टू एग्री स्टैक। तो रिसेंटली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी फार्मर्स के लिए वर्क कर रहे थे, उन्होंने एग्री स्टैक से रिलेटेड कुछ कंसर्न रेज किए हैं। तो एग्री स्टैक होता क्या है? ये है टेक्नोलॉजीज़ का कलेक्शन और डिजिटल डेटाबेस, जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट फॉर्म करती है रिलेटेड टू फार्मर्स और उनके एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। ठीक है। एग्री स्टैक 3 चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करता है, फार्मर स्टैक, फार्म स्टैक एंड कॉप स्टैक। ठीक है। और वो टेक्नोलॉजी के साथ उनको इंटीग्रेट करता है विथ लैंड
जो भी अवेलेबल है उनके साथ भी उनको लिंक करता है, कैडेस्ट्रल मैप बनाता है, जियो फिजिकल वगैरह मैप बनाते हैं। फार्मर स्टैक जो है वो फार्मर डेटा कंट्रोल करेगा आधार विथ आधार। फार्म स्टैक जो है वो जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा, और क्रॉप स्टैक जो है वो क्रॉप डेटा लिंक करेगा फार्मर से। डेटा जो है लैंड रजिस्ट्रेशन से भी लिंक किया जाएगा, कैडेस्ट्रल मैप से, सैटेलाइट मैप से, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पीएम किसान हो गई, सॉइल हेल्थ कार्ड हो गई, इनको भी इंटीग्रेट किया जाएगा, स्कीम्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के साथ, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो प्रिपेयर करेगी सेंट्रलाइजिंग फार्मर डेटाबेस, और जो डेटाबेस है वो यूनिक फार्मर आईडी बनाई जाएगी उनके लिए, फार्मर्स के लिए यूनिक फार्मर आईडी बनाई जाएगी, और ये डेटाबेस इंटीग्रेट किया जाएगा सारे अदर बेनिफिट्स के साथ भी, ठीक है। तो अभी रिसेंटली अगर बात की जाए तो यूनाइटेड फार्मर सर्विस इंटरफेस जो है माइक्रोसॉफ्ट और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने मिलकर लॉन्च की है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। यहाँ पे पायलट बेसिस पे ये प्रोजेक्ट चालू किया जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और उसको लिंक किया जाएगा एग्री स्टैक के साथ। 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और भी साइन किए हैं विथ स्टार एग्री बाजार, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ये याद कर लीजिए कि यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो दिस इज़ एग्री स्टैक। नाउ लेट्स कम टू, अभी नीति आयोग ने ही प्रपोजल दिया था कि आप एग्री स्टैक को डेवलप कीजिए। ये क्या है? कॉमन डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है बहुत सारी जो डुप्लीकेट चीज़ें हो रही हैं उनको रिड्यूस करेगी, और एंट्री बैरियर्स भी जो हैं उनको कम करेगी, ठीक है। आइडेंटिफाई, यहाँ क्या होगा, डेटा को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा, और बहुत सारे चैनल्स क्रिएट किए जाएंगे जहाँ पे डेटा आ सके, और एप्लीकेशन डेवलप किया जाएगा, जो कि डेटा जो एप्लीकेशन डेवलप किया जाएगा कि सर्विस कैसे डिलीवरी की जाती है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू अदर गवर्नमेंट एफर्ट्स टुवर्ड डिजिटलाइजेशन इन एग्रीकल्चर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोइंग ऐप जो है वो इक्रीसेट ने डेवलप किया है, जहाँ पे वो एडवाइजरी सेंड करेगी फार्मर को रिलेटिंग टू ऑप्टिमल यूज़ ऑफ कितना आप सीड्स यूज़ कर सकते हो। नीति आयोग ने IBM के साथ पार्टनरशिप करके क्रॉप यील्ड प्रेडिक्शन मॉडल निकाला है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह यूज़ करेगी। किसान सुविधा जो है ये ओमनीबस स्मार्टफोन है, जो हेल्प करेगा फार्मर्स को, वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह बताएगा, प्लांट प्रोटेक्शन और ये सब चीज़ें बताएंगे। किसान ऐप जो है वो फार्मर्स, स्टेक होल्डर्स और अदर एडवाइजरीज को, जो अदर लोगों को क्या करेगा, एक साथ लाएगा कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकें और इन्फॉर्मेशन सेंड कर सके, ठीक है। फार्म ओपीडिया जो है सीडेक मुंबई ने डेवलप किया है। ये मल्टीलिंगुअल एंड्रॉयड ऐप है जो कि सपोर्ट करेगा फार्मर्स जो रूरल एरियाज़ में गुजरात में है, ठीक है। फिर क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, ऑब्वियसली इंश्योरेंस प्रीमियम बताएगा नोटिफाइड क्रॉप्स के लिए। शेतकरी ऐप जो है ये जनरली शेतकरी एक मैगज़ीन है, मासिक ऑन एग्रीकल्चर मैगज़ीन है, जो कि डाउनलोड कर सकते हो आप, अब आपको बार बार इंटरनेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर एग्री मार्केट ऐप जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा मार्केट प्राइस के बारे में, जो भी क्रॉप्स हैं हमारे उनके बारे में, ठीक है। पूछा कृषि ऐप जो है बहुत सारे क्रॉप्स के वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में बताएगा। तो दिस इज़ एग्री स्टैक। नाउ कम टू हॉर्टिकल्चर। तो अभी हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है हॉर्टिकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहले हॉर्टिकल्चर सेक्टर होता क्या है, ये सेक्टर हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पाइसेस हो गए, ऑर्नामेंट्स, प्लांटेशन, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हो गए, इनसे रिलेटेड होता है। ये इंक्लूड करता है प्रोडक्शन, इनका कैसे प्रोडक्शन होगा, यूटिलाइजेशन और इम्प्रूवमेंट, ठीक है। हॉर्टिकल्चर जो है हमारे यहाँ हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं और हाई प्रोडक्टिविटी होती है इनकी पर यूनिट एरिया। डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स जो हैं वो रिच होते हैं डाइवर्सिटी में इन क्रॉप्स एंड जेनेटिक रिसोर्सेज। इंडिया जो है 13% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन फूड्स में वो करता है, और 20% जो है वेजिटेबल्स में। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, याद रखिएगा, इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, ठीक है। और इंडिया जो है फर्स्ट पोजीशन पे है बनाना, मैंगो, लाइम, लेमन, पपाया, ओकरा में, ठीक है। अगर हम टुगेदर बात करें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, वो 90% ऑफ टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो है कंटेन करते हैं। और उत्तर प्रदेश जो है हमारा सबसे हाईएस्ट हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश जो है सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। नाउ लेट्स कम टू द स्कीम।
तो ये स्कीम जो है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, ये सेंटर सेक्टर प्रोग्राम है जो इम्प्लीमेंट कौन करेंगे, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इम्प्लीमेंट करेंगे, जहाँ पे 12 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं और 10 लाख फार्मर्स को वो कवर करेंगे इन 11 स्टेट एंड यूटीज़। याद रखिएगा ये पूरे स्टेट्स में नहीं लॉन्च किया गया है, सिर्फ 11 स्टेट्स और यूटीज़ में लॉन्च किया गया है। ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, हमको हॉर्टिकल्चर सेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करेंगे और मार्केट लेड डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर को क्लस्टर्स को कॉम्पिटिटिव बनाएंगे पूरे एरिया में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने अभी एनहांस्ड एलोकेशन की है फॉर MIDH प्रोग्राम। MIDH क्या होता है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 60% स्टेट्स में कंट्रीब्यूट करेगी और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयस में 90% कंट्रीब्यूट करेगी। ये टेक्निकल एडवाइस और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देंगे स्टेट गवर्नमेंट को भी। फिर स्ट्रैटेजीज़ अंडर मिशन अगर बात की जाए तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस हैं उनको प्रिवेंट करना, डाइवर्सिफिकेशन करना, ठीक है। बास्केट्स का टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करना, हार्वेस्ट मैनेजमेंट यूज़ करना, पार्टनरशिप प्रमोट करना, FPOs को प्रमोट करना और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को प्रमोट करना। अब स्कीम्स क्या क्या हैं MIDH के अंदर, तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयस, नेशनल बैम्बू मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो दीज आर द स्कीम्स अंडर द MIDH। अगर बात करें चमन की, कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम और ऑन हॉर्टिकल्चर असेसमेंट मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स, तो चमन जो है वो हॉर्टिकल्चर से ही रिलेटेड है। इसमें क्या है कि बेटर हॉर्टिकल्चर असेसमेंट और डेवलपमेंट करना है। ये प्रोग्राम जो है MIDH के अंदर आता है और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूज़ करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड चमन। नाउ कम्स टू कॉटन कल्टीवेशन। रिसेंटली 2 रिपोर्ट रिलीज़ की गई हैं, कॉटन 2040 ने रिलीज़ की है, ठीक है। फिजिकल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन एंड फिजिकल क्लाइमेट रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर इंडिया। तो फिजिकल क्लाइमेट रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर इंडिया जो है ये फर्स्ट एवर डिटेल फिजिकल क्लाइमेट रिस्क वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है, मतलब इंडेक्स है जो कि कॉटन वैल्यू चेन के लिए वो किया गया है, ठीक है। कॉटन 2040 क्या है, कॉटन 2040 प्लेटफॉर्म है फॉर कॉटन इंडस्ट्री को सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए। ये कौन फैसिलिटेट करता है, फोरम फॉर द फ्यूचर, ठीक है, विच इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फिर फिजिकल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन जो है, अभी क्या है, कॉटन सारी कंट्रीज़ जो हैं कॉटन ग्रोइंग रीजन्स जो हैं वो रिस्क फेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई क्लाइमेट हज़ार्ड से। जनरली वो वाइल्ड फायर क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो रहा है जिसके कारण हमारे ड्राउट्स और रेनफॉल के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए वो रिस्क फेस कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कम टू की फाइंडिंग। क्लाइमेट चेंज जो है अभी 1/3 ऑफ इंडियाज़ कॉटन ग्रोइंग रीजन्स जो है हाई रिस्क में है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के कारण हीट स्ट्रेस बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमारे जो वाटर स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ एवोपोरेशन। सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो प्रोजेक्टेड है टू एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ डेज एट विच लेबर प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली डिक्रीजेस। और इसके कारण क्या हो रहा है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वगैरह, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये सब जो है लो फीमेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट, इनके कारण भी ये सब जो है बढ़ रहा है, ठीक है। फिर अगर प्रोडक्शन की बात करें तो महाराष्ट्र जो है सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन महाराष्ट्र जो है हाईएस्ट प्रोडक्शन नहीं है पर महाराष्ट्र और इन सब एरियाज़ में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अब कॉटन कल्टीवेशन इन इंडिया की बात करें तो कॉटन जो है खरीफ क्रॉप है और ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू में 20 to 28 डिग्री सेल्सियस चाहिए हमको टेम्परेचर और रेनफॉल 55 to 110 सेंटीमीटर चाहिए और मिनिमम 180 फॉस्ट्री डेज होने चाहिए। 10 मेजर कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, जिसमें से 3 बायोजियोग्राफिकल रीजन में डिवाइड किया है, नॉर्दर्न जोन, सेंट्रल जोन और सदर्न जोन। तो नॉर्दर्न सेंट्रल जोन जो है हमारा वो सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रो करता है बिकॉज ऑफ ब्लैक सॉइल, ठीक है। नाउ कम्स टू की फैक्ट अबाउट कॉटन कल्टीवेशन। इंडिया जो है हाईएस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ये याद कर लीजिए, और सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ठीक है। इंडियन फार्मर्स जो हैं वो 4 स्पीशीज़ ग्रो करते हैं कॉटन के, 4 एशियन कॉटन, देसी कॉटन, अमेरिकन अपलैंड कॉटन एंड इजिप्टियन कॉटन। 80% ऑफ द इंडियन कॉटन जो है वो BT कॉटन है। रफली 60 मिलियन पीपल जो हैं आर इंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन कॉटन वैल्यू चेन, ठीक है। और कॉटन टेक्सटाइल जो है एम्प्लॉय हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल आफ्टर द एग्रीकल्चर। अगर बात की जाए 2018-19 की बात की जाए तो टेक्सटाइल और क्लॉथिंग जो है वो 12% इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट कंट्रोल करते हैं और इंडिया प्रोड्यूस करता है
है 6000 मेट्रिक टन्स ऑफ कॉटन लिंट, आउट ऑफ विच 900 मेट्रिक टन्स जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ द एग्रीकल्चर पार्ट इज़ एंडेड। नाउ लेट्स कम टू इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ कम्स टू इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है पहला टॉपिक है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो गवर्नमेंट ने अभी रिपीटेडली वर्क कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर जो चिप है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको एनहांस करें हमारी कंपनी को इंडिया में। तो $1 बिलियन जो है कैश उन्होंने दिया है हर कंपनी को कि वो सेमीकंडक्टर चिप जो है वो मैन्युफैक्चर करें इंडिया के अंदर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर होता क्या है? तो सेमीकंडक्टर एक फिजिकल सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये जनरली या तो अलाउ करता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्री फ्लो नहीं होगा या फिर रिपेल करता है करंट को कम्प्लीटली। तो सेमीकंडक्टर एसेंशियली बहुत सारे डिवाइसेस में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग, ठीक है, हेल्थ केयर, मिलिट्री सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, क्लीन एनर्जी, इन सब में यूज़ होता है। ये जनरली क्रिएट कैसे किया जाता है? सिलिकन और जर्मेनियम और प्योर एलिमेंट से बनते हैं। बट सेमीकंडक्टर जो है क्रिएट कैसे किए जाते हैं? इम्प्योरिटीज़ ऐड करके एलिमेंट में। ठीक है, कंडक्टेंस और इंडक्टेंस जो है वो एलिमेंट के टाइप पे डिपेंड करते हैं। तो 2 टाइप्स के सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वहाँ पे कंडक्टेंस हायर रहता है तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जनरेट होते हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में इंडक्टेंस हायर होता है जहाँ पे लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। ठीक है, ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो यूएस डोमिनेट करता है और उसके बाद साउथ कोरिया आता है। ठीक है, क्यों इंडिया ट्राई कर रहा है कि सेमीकंडक्टर हमको मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए? तो ऑब्वियसली ग्लोबल शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर का। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हमारे यहाँ बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें सेमीकंडक्टर चिप का अपने यहाँ इंडिया में डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमको काम आएगा। स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट ये है क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स डिक्रीज़ होंगे तो हमारे इंपोर्ट्स डिक्रीज़ होंगे तो हमारा जो यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा और डोमेस्टिक रेवेन्यू बढ़ेगा। इंपोर्ट्स बिल डिक्रीज़ होगा जो कि मैंने बता दिया। इनोवेशन जो है बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें अपने यहाँ करना बहुत ज़रूरी है। नाउ कम टू इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए हैं? तो 100% FDI प्रमोट किया है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स जो आई थी वो भी इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने बोला था। यूनियन बजट 2017-18 ने अभी इंक्रीज़ कर दिया है एलोकेशन किसके लिए? मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम। ये एक स्कीम है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम भी आई थी जो 50% प्रोवाइड करेगी कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए रिलेटेड टू ग्रीन फील्ड एंड 75% रिलेटेड टू ब्राउन फील्ड। ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने अभी रिकॉन्स्टिट्यूट किया है एम्पावर कमेटी कि सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ करेंगे इंडिया में, और मेक इन इंडिया कैंपेन के अंदर ESDM इंडस्ट्री को बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। नाउ कम टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने आपको प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम पढ़ाई थी पिछली वाली PT 365 अपडेटेड 1 पार्ट में। तो उसमें मैंने बताया था कि प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम जो है वो किसी पर्टिकुलर एक मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए दिया गया है। तो इसलिए ये जो है अभी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को जो है अभी ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया और ई स्कीम लॉन्च की है। ये स्कीम ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरिंग चैम्पियंस है, फूड मैन्युफैक्चरिंग चैम्पियंस हैं, उनको प्रमोट करना है। ठीक है, और इंडिया के ब्रांड को, फूड प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाना है। ठीक है, ये क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका आउटले 10,900 करोड़ है। स्कीम जो है इम्प्लीमेंट कौन करेंगे? इम्प्लीमेंट 6 ईयर्स के लिए है, 2021 से 2027। इसके 2 कंपोनेंट है, मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज करना और उसमें 4 जो मेजर 4 फूड सेगमेंट्स जो हैं। पहला है मिलेट्स, दूसरा है प्रोसेस फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मरीन प्रोडक्ट्स एंड मोज़रेला चीज़, और दूसरा है सपोर्ट करना ब्रांडिंग और मार्केटिंग। ठीक है, एग प्रोडक्ट्स वगैरह, एग पोल्ट्री इंडस्ट्री भी ये सब का इसके अंदर आती हैं। स्कीम्स जो है ओपन किसके लिए है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज जो कोऑपरेटिव्स हैं, जो रजिस्टर्ड है, SMEs जो हैं, उन सब के लिए एलिजिबल है। अगर स्कीम के अंदर कोई भी बेनिफिट मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी स्कीम्स के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वाइस वर्सा है। ठीक है, तो दिस इज़ फूड प्रोसेसिंग। नाउ
कम्स टू फूड प्रोसेसिंग जो है सनराइज सेक्टर उसे बोलते हैं जो रैपिडली ग्रो करता है और एक्सपेक्टेड जो है कि फ्यूचर में वो हमें इकोनॉमी में मेन स्टे आ जाएगा, ठीक है, मतलब इकोनॉमी का एक पार्ट बन जाएगा। तो जनरली फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को सनराइज सेक्टर इसलिए बोला गया है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 1.93 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। 8.39% जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है मैन्युफैक्चरिंग का वो इनका होता है। 32% ऑफ द कंट्री टोटल फूड मार्केट जो है इन्हीं का है, ठीक है, और रैंक्ड है 5th इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सपोर्ट एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ। पोटेंशियली अगर बात की जाए ये सबसे ज़्यादा तो ये FDI वगैरह भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते हैं और एम्प्लॉयमेंट ऑफ 9 मिलियन पीपल बाई 2024 और 10.7% शेयर जो है इंडिया का इनका एक्सपोर्ट पे है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड दिस स्कीम। ओके, नाउ लेट्स कम टू वो इसी के अंदर जो है ये टूरिज़्म सेक्टर मिनिस्ट्री इंक्लूड हो गए, ये पहले आना चाहिए, ठीक है। तो अदर इनिशिएटिव जो हमारे लॉन्च किए गए, ऑपरेशन ग्रीन आपको पता होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ने ही लॉन्च किया है। वो पहले टॉप प्रोडक्ट के लिए था, मतलब टॉप मतलब होता है टमाटो, ऑनियन एंड पोटैटो, बट अभी ये टोटल्स के लिए कर दिए, सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल इसके अंदर कवर्ड है और 50% सब्सिडी जो है प्रोवाइड की जाएगी फॉर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज के लिए, ठीक है। ड्राफ्ट नेशनल फूड पॉलिसी 2019 आई जिसके अंदर बहुत सारे रोड मैप रखे गए कि कैसे हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स को ग्रो कर सकते हैं, उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम आई जिसमें उन्होंने प्रमोट किया फॉर्मलाइजेशन ऑफ सेक्टर। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है वो किसके लिए है, हमारे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। तो स्कीम संपदा के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो मेगा फूड पार्क्स जो हैं वो इसके अंदर कवर्ड है। मेगा फूड पार्क्स वो फैसिलिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड किया जाता है, मतलब एक वैल्यू चेन बनाया जाता है स्टोरेज, प्रोसेसिंग और इन सब का, जो कि हेल्प करेगा हमको एट दी एंड मार्केट तक पहुँचाने में। और अबाउट 22 मेगा फूड पार्क्स क्रिएट किए गए हैं, ऑपरेशनल हुए हैं अभी तक 37 में से, ठीक है। इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन डेवलप करना है, वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज़ को एनहांस करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के लिए, बैकवर्ड और फॉरवर्डेड लिंकेज करनी है, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड संपदा, दिस इज़ कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की क्या क्या स्कीम है। नाउ लेट्स कम टू टूरिज्म सेक्टर। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अभी ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटजी फॉर रोड मैप डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टूरिज्म के लिए एक ड्राफ्ट बनाया है। ओवरव्यू क्या है टूरिज्म सेक्टर का इंडिया में अगर बात की जाए तो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के हिसाब से इंडिया जो है रैंक 10th में आती है इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म सेक्टर, ठीक है। कंट्रीब्यूट करती है 8% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट का, GDP कितना है 6.8% ऑफ टोटल इकोनॉमी अगर बात की जाए। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो है टूरिज्म की $30.06 बिलियन है 2019 में, और शेयर जो है इंटरनेशनल टूरिस्ट का वो 1.23% है, ठीक है। अगर टॉप सोर्सेस ऑफ मार्केट जो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स आते हैं 2019 में तो वो बांग्लादेश से आते हैं सबसे ज़्यादा, फिर US, फिर UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना और इन सब कंट्रीज से आते हैं, ठीक है। नाउ कम्स टू मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो ये क्या है, नोडल एजेंसी है, नेशनल पॉलिसी और प्रोग्राम्स बनाती है टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड। मिनिस्ट्री जो है बहुत सारे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन करती है, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड इंडियन कुलिनरी इंस्टीट्यूट। तो इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है ये ओनली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर आती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर आती है, ओनली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ही है, ठीक है। नाउ कम टू रीसेंट इनिशिएटिव टेकन टू प्रमोट टूरिज्म। तो ई वीज़ा फैसिलिटी अभी 169 कंट्रीज़ के जो नेशनल्स हैं उनको दिया है गवर्नमेंट ने 5 सब कैटेगरीज़ के अंदर, और ट्रिपल एंट्री भी परमिट की है, ई मेडिकल वीज़ा दिया है, ई मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा भी दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 2 स्कीम्स लॉन्च की है। पहली है स्वदेश दर्शन स्कीम जिसमें उन्होंने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड सर्किट 15 थीम सर्किट्स डेवलप किए हैं उन्होंने। तो थीम सर्किट एक बार पढ़ लीजिएगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया सर्किट हो गया, बुद्धिस्ट सर्किट हो गया, हिमालयन सर्किट, कोस्टल सर्किट, तो इस टाइप से उन्होंने सर्किट डेवलप किए हैं। और प्रसाद स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर आती है, जहाँ पे 51 साइट्स को 28 स्टेट में डेवलप करने के लिए बात की गई है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने आइडेंटिफाई किया है 17 आइकॉनिक साइट्स भी कंट्री में, किस चीज़ के लिए, आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स डेवलप करने के लिए। इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 कैंपेन जो है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है, किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, कि हमारा जो टूरिज़्म सेक्टर है उसको प्रमोट करने के लिए।
उड़ान स्कीम के अंदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है कि आप जो है टूरिस्ट प्लेसेस को भी कनेक्ट करिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेंटर ने अभी फ्री लोन वीज़ा दिया है 5 लाख टूरिस्ट को, और लोन गारंटी स्कीम सपोर्ट की है जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनको, ठीक है, कोविड-19 के टाइम पे। तो दिस इज़ कॉल्ड टूरिज्म सेक्टर। नाउ कम्स टू वन नेशन वन स्टैंडर्ड। तो अभी अगर बात की जाए तो रिसर्च डिज़ाइन और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया की, ये जो है पहली इंस्टीट्यूट है जिसको डिक्लेयर किया गया है स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडर द वन नेशन वन स्टैंडर्ड। वन नेशन वन स्टैंडर्ड किसके अंदर स्कीम आती है? ब्यूरो ऑफ इंडियन साइंसेस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर आती है, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम टू वन नेशन वन स्टैंडर्ड। इसका एम क्या है कि हम जितनी भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको सिनराइज करना, मतलब उनको एक साथ लाना कंट्री में, ठीक है। और बाय वेरियस जो हमारे स्टेट वेरियस स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो एक साथ लाएं, ठीक है। ये क्या है, एक टेम्पलेट डेवलप करेगा कि आप एक गिवन प्रोडक्ट के लिए जो है मल्टीपल एजेंसीज ना बनाइए, आप सिर्फ एक गिवन प्रोडक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड बनाइए, ठीक है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है ओनली नेशनल बॉडी है जो फ्रेम करती है स्टैंडर्ड, बट अदर PSUs भी कुछ फ्रेम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो FSSAI जो है एक बॉडी है जो कि फूड को स्टैंडर्ड्स बनाती है, ठीक है। ऑटोमोबाइल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑटोमोबाइल ये जो है ओनली ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड बनाती है रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल, ठीक है। तो ऐसे ही जो है आप एक स्टैंडर्ड बॉडी क्रिएट करिए जो कि सिर्फ एक चीज़ के लिए स्टैंडर्ड देखे, ठीक है, रेदर देन मल्टीपल एजेंसीज हो उस चीज़ के लिए। तो अभी जो है RDSO जो है रिसर्च और डेवलपमेंट विंग है रेलवे मिनिस्ट्री की, उसको अभी बोल दिया है कि वो जो है WTO के TBT के अंदर गुड प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे जो भी उसके अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। तो WTO TBT क्या है? टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। इंडिया जो है सिग्नेटरी है WTO टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड एग्रीमेंट की, जहाँ पे बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो WTO का एक स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे जो कोड ऑफ गुड प्रैक्टिसेस प्रिपरेशन होता है, एडॉप्शन और एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोवाइडेड इन द Annex 3 ऑफ WTO TBT एग्रीमेंट, ठीक है। तो Annex 3 में जो भी चीज़ें प्रोवाइडेड है कि क्या क्या स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करके रखना चाहिए, तो वो चीज़ें वो फॉलो करेंगे। नाउ लेट्स कम टू मैंडेटरी हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। तो आपको पता होगा कि जून 16 से ज्वेलर्स जो हैं उनको बोला गया है कि वो सिर्फ 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट का ही गोल्ड जो है बेच सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा कैरेट का गोल्ड नहीं बेच सकते। तो 14, 8, 22 कैरेट का ही गोल्ड बेच सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये जो है सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी के लिए ही मैंडेटरी किया है, बट बाकियों को एक्सक्लूड किया है, जैसे कि गोल्ड ऑन वॉचेस, फाउंटेन पेन्स हो गए, स्पेशल टाइप ऑफ ज्वेलरी लाइक कुंदन, पोल की जदऊ, ठीक है। तो इन सबको मैंडेटरी नहीं है, ये इन सबको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। गोल्ड हॉलमार्किंग जो है इसका मतलब ये होता है कि प्योरिटी कितना है गोल्ड का, मतलब प्योरिटी सर्टिफिकेशन दिया जाता है, और ये वॉलंटरी इन नेचर होता है, याद रखिए वॉलंटरी इन नेचर होता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है अभी हॉलमार्किंग जो है गोल्ड ज्वेलरी की वो देखते हैं। अराउंड 40% ऑफ द गोल्ड अगर बात की जाए तो हम ग्लोबली जो है हॉलमार्क बेचा जाता है, ठीक है। बेनिफिट क्या होता है? क्रेडिबिलिटी ऑफ ज्वेलरी बनी रहती है और पब्लिक को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द लोअर कैरेटेज, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड हॉलमार्किंग। तो याद रखिएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वही हॉलमार्किंग करती है। नाउ कम टू इनिशिएटिव्स टेकन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन इंडिया। तो इंडिया नेशनल स्ट्रेटजी फॉर स्टैंडर्डाइजेशन दिया गया है। ये किस लिए है कि करंट जो स्टेट ऑफ डेवलपमेंट है सेक्टर्स में, उसमें क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए और पॉलिसी डायरेक्शंस को बढ़ाइए। फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज़ वन ऑफ द कोर एक्टिविटीज़ ऑफ BIS, ठीक है। और पहचान इनिशिएटिव जो है इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए है कि उनको ऑर्गेनाइज और स्टैंडर्डाइज करिए। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो है वो कस्टमर्स को जो भी प्रोडक्ट आप बेचते हैं तो उसकी क्वालिटी जो है बेस्ट होनी चाहिए, तो उस चीज़ के लिए ये बनाया जाता है। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज जो है इशू करती है। नाउ कम्स टू सम स्टैंडर्ड जो अप्लाई होता है इंडिया में। तो ISI मार्क्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड वो करते हैं, ये जो है मैंडेटरी है कुछ जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए, पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए तो मैंडेटरी है, पर बाकी प्रोडक्ट्स के लिए वो वॉलंटरी है, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हॉलमार्क अभी मैंने बता दिया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड देते हैं गोल्ड वगैरह को वो करने के लिए, वेरीफाइज करने के लिए। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जो है मार्क, ये कौन देते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ देती है। ये सर्टिफाई करती है फूड को। मैंडेटरी सर्टिफिकेशन होता है कि आपका प्रोसेस फूड जो है प्रोडक्ट कैसे सोल्ड होना चाहिए अंडर द FSSAI एक्ट 2006। इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन अगर बात की जाए तो एपरा देती है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसिंग फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्या है? सर्टिफिकेशन मार्क है कि आपका फूड ऑर्गेनिक है या नहीं है। एग मार्क जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग एग मार्क जो है बहुत सारी डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग
और इंस्पेक्शन करते हैं, ये लीगली एनफोर्स्ड है इंडिया में बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का वन नेशन वन स्टैंडर्ड। नाउ लेट्स कम टू इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इन न्यूज़। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है वेरी इंपॉर्टेंट फंड, आपको पता होगा सेबी रेगुलेट करती है, ठीक है। इसमें क्या है, प्राइवेट जो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि लेबर मिनिस्ट्री ने अभी अलाउ कर दिया कि जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है वो अप टू 5% जो है 5% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं AIF में, ठीक है। AIF वो होता है फंड जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड होता है, इस्टेब्लिश होता है, जिसमें बहुत सारे प्राइवेट जो पर्सन रहते हैं, प्राइवेट कंपनीज रहती हैं, वो इन्वेस्ट करेंगी और इन टर्म्स उनको जो है जो भी प्रॉफिट मिलेगा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को, वो जो है अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको देंगी, ठीक है। वेदर इंडियन और फॉरेनर्स कोई भी हो सकता है, ठीक है। सेबी जो है रेगुलेट करती है, इन 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। AIF में वेंचर कैपिटल आते हैं, AIF 2 में प्राइवेट इक्विटी आती है, AIF 3 में हेज फंड्स आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट वो होता है वो अकाउंट जो थर्ड पार्टी होल्ड करती है, ठीक है। जैसे 3 पार्टी के बीच में एग्रीमेंट है तो वो 2 पार्टी का जो अकाउंट है, मतलब हमारा अकाउंट है, किसी और पार्टी जो है, थर्ड पार्टी जो है वो हेल्ड कर रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड एस्क्रो अकाउंट। ये बेनिफिट करेंगे हमको किससे, ओवरकमिंग से, अनसर्टेनिटी से, ठीक है। कस्टडी ऑफ कैश जो है वो सेफ़ रहेगी, सिक्योरिटी एंड अदर कोलेटरल्स वगैरह भी हमको बेस्ड जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे उस हिसाब से देना पड़ेगा। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है कि SAT जो है, सिक्योरिटी एपिलिएट्स ट्राइब्यूनल ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को अलाउ किया है कि वो विड्रॉ कर सकते हैं जो भी अमाउंट SAT ने डिपॉजिट किया था एस्क्रो अकाउंट में, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एस्क्रो अकाउंट। फिर राइको के इम्पैक्ट क्या है, ये जो है अभी ये क्या है कि आप किसी की अगर मदद कर रहे हो तो आप पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड दिस इम्पैक्ट। तो IMF ने अभी बहुत सारी एडवांस्ड कंट्रीज़ है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको वार्न किया है कि आप जो है अपने ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ना लाइए, क्योंकि आप अभी पेंडेमिक के टाइम पे आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट है। तो इसलिए राइको कैट इम्पैक्ट है, ये क्या करता है हमारे टुडे अभी अगर बात करें तो रिस्क जो है इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज़ होने का बढ़ रहा है और ग्रोथ जो है हमारी इमर्जिंग नेशन की वो कम हो रही है, ग्रोथ इतनी नहीं हो रही है, तो इसलिए ये लिमिट किया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं एंकर इन्वेस्टर की अगर बात की जाए तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अभी 25,000 जो है रेस किया है, 25,000 करोड़ रेस किया है फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर्स। एंकर इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो IPO के पहले जो है इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरी एक कोई कंपनी है और मैंने शेयर्स इशू किए, तो मैंने सबसे पहले एंकर इन्वेस्टर्स को बोला कि आप शेयर में हमारे वो करिए, फिर उसके बाद मैं इनिशियल पब्लिक ऑफर में दूंगी, ठीक है, मतलब मार्केट में ले जाऊंगी। तो इसमें क्या होता है, हर एंकर इन्वेस्टर्स जो है वो कितना इन्वेस्ट करेंगे, मिनिमम 10 करोड़ उनको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो ये इसलिए किया जाता है कि पब्लिक का जो ट्रस्ट है शेयर्स में वो बना रहे, ठीक है, कॉन्फिडेंस जो है इन्वेस्टर्स का बना रहे और डिमांड जो है IPO में इंक्रीज़ हो मार्केट में, ठीक है। तो इसलिए एंकर इन्वेस्टर्स जो हैं ये होते हैं। तो आप याद रखिएगा, एंकर इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो बिफोर IPO इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के शेयर्स में, ठीक है। तो दिस इज़ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इन न्यूज़। नाउ कम टू इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो न्यूज़ में है, तो नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, तो अभी हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका पार्ट बनी है। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स का ग्रुप है और सुपरवाइजर्स का, जो कि अपने फाइनेंशियल सिस्टम के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी डेवलपमेंट करते हैं और एनवायरनमेंट को क्लाइमेट रिस्क बनाते हैं। ये सिस्टम लॉन्च कब किया गया था, पेरिस वन प्लानट समिट में लॉन्च किया गया था 2017 में। फिर एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, किस लिए, एज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट रिजीम को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। ये पोर्टल क्या करेगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव और पॉलिसी रिफॉर्म्स जो भी हो रहे हैं हमारे यहाँ किए जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, उसके लिए। और ये हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा रिलेटेड टू कमर्शियल केस जो भी कमर्शियल कोर्ट्स में चल रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल। नाउ कम्स टू टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, ये क्या है, ये जॉइंट इनिशिएटिव है UNDP का एंड OECD कंट्रीज़ का, याद रखिए OECD का और UNDP का है, ठीक है। तो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर OECD और UNDP का है कि आप जो है टैक्स से रिलेटेड नॉलेज और स्किल्स हैं आप एक दूसरे से शेयर करिए एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है विद डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ आप शेयर करिए। तो भूटान जो है अभी इंडिया के साथ उन्होंने लॉन्च किया है, तो वो जो
है सारी चीज़ें शेयर करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ये जो है जनरली अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सेबी ने अभी इशू किया है सर्कुलर नोटिफाइंग दैट कि क्या डिस्क्लोजर नॉर्म होना चाहिए सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिपोर्ट से फॉर लिस्ट जिनको नोटिफाई किया है कि जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनको कैसे करना चाहिए। तो ये बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट होती क्या है, इसका मतलब ये होता है कि डिपार्चर फ्रॉम अभी जो आपका करंटली बिजनेस चल रहा है उससे आप डिपार्चर करके आप सस्टेनेबल चीज़ें अपनाइए, एनवायरनमेंट को जो हमें एनवायरनमेंट को जो फ़ायदा दे, तो ब्रिंगिंग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एट पार विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अभी कंपनीज़ जो हैं अपना ओवरव्यू प्रिपेयर करेंगी रिगार्डिंग मटेरियल एनवायरनमेंट सोशल एंड गवर्नेंस रिस्क अपॉर्चुनिटीज़ और उनको मिटिगेट करने के लिए अप्रोच बताएंगी, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो दिस इज़ द एंड ऑफ इकोनॉमी सेक्शन। आई विल स्टार्ट टुमारो विद क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट वाला सेक्शन। तो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।